Hello my dear students, once again welcoming you all to the MK Jain classes and we were studying about the ecology. और इकोलॉजी में बेटा हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो एक टॉपिक स्टार्ट किया था दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ मॉडल्स. तो ग्रोथ मॉडल्स तो हमने प्रीवियस लेक्चर में दोनों समझ लिए थे. दैट इज़ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मॉडल भी हम लोगों ने पढ़ लिया था. क्या था वहाँ पे? अनलिमिटेड रिसोर्सेज में हमने पॉपुलेशन को ग्रो करने का मौका दिया. और दूसरा था नेचुरल हैबिटेट्स, जैसी नेचुरल आइडियल कंडीशंस हमारे पास होती हैं उससे हमारे पास क्या आया था? लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आई थी, एस टाइप ग्रोथ कर्व आई थी. हम लोगों ने उनकी इक्वेशंस भी पढ़ ली थी. हाँ, सभी कुछ हम लोगों ने उसका कर लिया था. दोनों की दोनों टाइप के ग्रोथ मॉडल पढ़ लिए थे. आज एक काम करते हैं, हमारी रिकैपिचुलेशन भी हो जाएगी और एक छोटा सा डिफरेंस भी हो जाएगा दोनों के दोनों ग्रोथ मॉडल्स के बीच में. तो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस. तो क्या क्या डिफरेंस है बेटा दोनों ग्रोथ मॉडल्स में? इधर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, इधर है हमारे पास लॉजिस्टिक. ठीक है, चलो लिख भी लेते हैं ना, कुछ कंफ्यूजन नहीं हो जाए. तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और इधर है हमारे पास दैट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल. क्या था बेटा ये वाला मॉडल? कब ड्रॉ किया गया था? जब हमने रिसोर्सिस को रखा था अनलिमिटेड. तो यहां पे क्या थी? अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज. क्या यहां पे भी हमने रिसोर्सेज को अनलिमिटेड रखा था? नहीं, यहां पे क्या थे? लिमिटेड रिसोर्सेज. और वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं विच कैन सप्लाई दी ह्यूमन पॉपुलेशन एट अ टाइम. ह्यूमन पॉपुलेशन क्या मतलब जितने भी टाइप की पॉपुलेशन ऑन दी अर्थ रह रही हैं उसको हमने क्या नेम दिया था? कैरिंग कैपेसिटी. किससे डिनोट किया था? के से. और हम उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज दी अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी. हमारी अर्थ के ऊपर कितने रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं जो ह्यूमन पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं कि भैया इतनी कैपेसिटी है. अब सपोज करो मैंने जैसे कल एग्जांपल दिया था यू हैव 50 एप्पल्स, तो उनको 50 ही लोगों के लिए तो सफिशिएंट होंगे ना. वो ये थोड़ी है कि 80 लोग हैं और 50 एप्पल हैं तो क्या हो जाएगा? यू आर गोइंग बियॉन्ड योर कैरिंग कैपेसिटी. हर पर्सन के लिए अगर एक एप्पल है तो अगर एप्पल है 50, पर्सन भी है 50, तो आप कह रहे हो कि ठीक है जो पॉपुलेशन है वो एप्पल के हिसाब से मतलब हम कहेंगे कैरिंग कैपेसिटी हमारी ओके है, पूरी पूरी है. लेकिन जैसे ही आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ा रहे हैं, आपने 50 की बजाय नंबर कर दिया इंडिविजुअल्स का 80, लेकिन एप्पल रह गई 50 ही, मतलब रिसोर्स कम पड़ गया, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई. तो हम क्या कह रहे हैं? वी आर ग्रोइंग बियॉन्ड आर कैरिंग कैपेसिटी. तो कैरिंग कैपेसिटी मतलब उतने रिसोर्सेज है नहीं, लोग बढ़ने शुरू हो गए, तो वहाँ पे क्या होती है? कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है. कंपटीशन से क्या हो जाता है? एक्सक्लूजन, एलिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है ना. नेचर तो किसको सिलेक्ट करेगा? फिटेस्ट को. इसको भी पढ़ेंगे आगे हम, इंटरेक्शंस में कैरी फॉरवर्ड करेंगे फर्दर. अब बेटा यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ आया था, कैसा ग्राफ आया था? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का ग्राफ हमारे पास क्या आया था? एक ये थी हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी और हमारे पास आया था एक जे शेप्ड कर्व. ये था इधर n पॉपुलेशन का डेंसिटी, इधर था t. तो हमारे पास क्या आया था? एक जे शेप्ड कर्व, है ना. और क्या इक्वेशन क्या बनी थी बेटा इसकी? चेंज कैसे दिखाया था हमने पॉपुलेशन का? dn/dt इज इक्वल टू r इंटू एन. और यहाँ पे r क्या था? r वॉज b माइनस डी. ये हमने कल कर लिया था. इधर भी हमारे पास कैसी कर्व आई थी बेटा? यहाँ पे कर्व आई थी हमारे पास सिग्मोइड. इधर था हमारे पास n, इधर था t. ये है हमारे पास कैरिंग कैपेसिटी एंड वी गोट अ सिग्मोइड कर्व, एस शेप्ड कर्व. अब क्योंकि यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी पिक्चर में आती है बेटा, कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं कर सकता. वो नेचुरल हैबिटेट. ऐसा होता है कि अर्थ के पास इतना स्पेस नहीं है, इतने न्यूट्रिएंट नहीं है, इतना फूड नहीं है, तो कुछ ना कुछ कैलामिटी आ जाएगी. नेचर बैलेंस करके रखता है पॉपुलेशन के साइज को. क्योंकि भैया जितने रिसोर्सेज हैं उसके बियॉन्ड जाओगे तो क्या करोगे? मारकाट शुरू हो जाएगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा. तो नेचर हमेशा पॉपुलेशन पे चेक लगा के रखता है, उसको फर्दर एक कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड बढ़ने ही नहीं देता है ना. नहीं तो भैया फिर क्या होगा? एक एक रोटी के टुकड़े के लिए लड़ाई होगी.
तो कैसे करता है, कभी ड्राउट आ गया है ना, कभी फ्लड आ गए, इस तरह की चीज़ें होती हैं, कभी कोई एपिडेमिक आ गई, खल्लास कितने सारे लोग। तो चलो अब यहाँ की इक्वेशन बेटा क्या बनी थी, द चेंज इन पॉपुलेशन किससे शो किया था हमने, आर एन के माइनस एन अपॉन के, दिस वॉज द इक्वेशन। अच्छा इसको हमने फिर कैलकुलस वो इंटीग्रल फॉर्म में भी लिखा था, n2 इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर आर टी, वैसे भी लिख सकते हो, वो हमने कर लिया था। अच्छा यहाँ पे बेटा जब हमने पॉपुलेशन को अनलिमिटेड, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने अलाउ किया कि भैया अनलिमिटेड रिसोर्स है आपके पास और किसी तरह का कोई नेचुरल रेजिस्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस कहाँ से आएगा, इन्वायरमेंट बढ़िया दिया आपको, फूड प्लेंटी में दे दिया, स्पेस प्लेंटी में दे दिया, सारी कंडीशंस, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर सारे हमने फेवरेबल दिए। तो इन्होंने क्या किया, खूब खाया और क्या किया, रिप्रोड्यूस होते गए होते गए होते गए होते गए, इन्होंने क्या शो किया, अपना बायोटिक पोटेंशियल। जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी थी उतना रिप्रोड्यूस किए और जितना मैक्सिमम अपना नंबर इंक्रीज कर सकते थे वो किया, जिसको हम बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। लेकिन क्या यहाँ पे बायोटिक पोटेंशियल अचीव होता है, नहीं होता। पॉपुलेशन इज केप्ट अंडर चेक, पॉपुलेशन साइज इज केप्ट अंडर चेक ड्यू टू environmental resistances। नेचर एक कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड पॉपुलेशन के साइज को बढ़ने ही नहीं देता, उसको चेक में रखता, देखो उसके नीचे ही बस। वहां पे क्या आ गया था, हमने लिखा था ना कल, क्या हो गया था, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोट। अच्छा उसके बाद बेटा यहाँ पे और इसमें क्या, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, बस इतना ही था हमने, और कुछ तो और कुछ है क्या इसमें बताने वाला, है ना, वो सब तो अपने पास हो गया था, ठीक है। बस और हमें क्या बताना है कि ये वाला जो सारा का सारा है, ये क्या थी, ये थी सारी की सारी आर्टिफिशियल कंडीशंस। क्योंकि ऐसा नेचुरली नहीं होता, ये नेचुरल या आइडियल कंडीशंस में किया गया था, नेचुरल या आइडियल कंडीशंस। तो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन बताओ किसको फॉलो करती है, आप पुराने 100 साल का सेंसस निकालो, है ना, उससे आप ये पूरा का पूरा ग्रोथ कर्व ड्रॉ करके देख सकते हो। हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा हुआ है, एक असाइनमेंट आपको दिया हुआ है कि आप पुराने 100 ईयर्स का जो है डाटा निकालिए पॉपुलेशन का, वहाँ से आपको डेथ रेट, बर्थ रेट सब कुछ पता चल जाएगा, वहाँ से आर पता चल जाएगा। और इन सब चीज़ों से जब आप ये ड्रॉ करोगे कर्व, तो आपको क्या पता चलेगा कि ये वाली कर्व आ रही है कि ये वाली कर्व आ रही है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, अगर हम इसको करें इंटरेस्ट लेके, तो हमें ये वाली कर्व मिलेगी। तो किसी भी जगह की पॉपुलेशन नेचुरली, क्योंकि हमने ग्रोथ मॉडल कैसे स्टार्ट किए थे, क्या क्या करने के लिए हमने स्टार्ट किए थे, देखो ग्रोथ मॉडल को पढ़ने का मुद्दा क्या था हमारा, डज चेंज इन पॉपुलेशन इन अ फिक्स टाइम फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न, क्या एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है, हाँ करती है। कौन सा पैटर्न फॉलो करती है, ये वाला पैटर्न फॉलो करती है। हमने क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। मुझे कैसे पता चला, ये हमें तो साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च से बताया, लेकिन अगर हम भी इसको मैनुअली आज के टाइम में करके देखें, पिछले 100 ईयर का डाटा उठा के अगर ग्राफ ड्रॉ करें, तो हमारे पास एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व आएगी, ना कि एक्सपोनेंशियल। क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो क्या है, आइडियल कंडीशन में क्या ऐसा हो सकता है किसी भी तरह की आपके पास इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस ना हो और इतना प्लेंटी ऑफ फूड, स्पेस, न्यूट्रिएंट सब कुछ हो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नेचुरल कंडीशन में नहीं होता। तब तो आप अपनी कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड चले जाएंगे, बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन नेचर क्या करता है, हर चीज़ को रखता है, एवरीथिंग इज केप्ट अंडर चेक। किस तरह से, नेचर के पास बड़े सारे हथियार हैं। कैसे कैसे करता है, अगर सपोज करो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ भी गई है, मैंने अभी बताया, या कोई एपिडेमिक आ जाएगा, कोई फ्लड आ जाएगा, है ना, किसी तरह का कोई ड्रॉट हो जाएगा, फैमिन आ गया, तो इन सब चीज़ों से क्या करेंगे, बहुत सारी पॉपुलेशन को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम दी सिस्टम। ठीक है, तो ग्रोथ मॉडल हमने पढ़ लिया। और आइडियल या नेचुरल रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल कौन सा है, दैट इज़ लॉजिस्टिक। ये तो सारा का सारा क्या था, हमने आर्टिफिशियल कंडीशन कि अगर मैक्सिमम पोटेंशियल पे किसी को हम अलाउ करें कि भैया आप
ग्रो करके दिखाओ तो वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के हिसाब से जे शेप कर्व हमें दिखाएंगे, बट दैट जे शेप कर्व वाज गोइंग बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी। वो तभी अलाउड था क्योंकि हमने लेबोरेटरी में सारी कंडीशंस आर्टिफिशियली दी हुई थी, नेचुरल इन्वायरमेंट में, नेचुरल हैबिटेट में ये पॉसिबल नहीं है। अब है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस, ये नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। अब ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस क्या है बेटा? देखो इसमें क्या लिखा हुआ आपकी बुक के अंदर कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे होता है, अपने आप को जब वो इवॉल्व कर रहा होता है तो वो बहुत तरह की रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज को अपनाता है। मतलब अपने रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए भी वो जब इवॉल्व करता है तो क्या करता है, उसको अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस का भी ध्यान रखना होता है। क्योंकि देखो क्यों, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इस नेचर के अंदर है तो अगर उसको इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके साथ साथ उसको अपने आप को चेंज करना पड़ता है। उस चेंज की वजह से उसमें जो चेंजेस है उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो और बेटर और बेटर और बेटर होता चला जा रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म में क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन इस एवोल्यूशन के साथ साथ मैंने क्या कहा, उसको अपने किसका ध्यान रखना पड़ता है, वो एक और एस्पेक्ट का ध्यान रखता है कि जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अब रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब क्या है, जिसको आर फिटनेस या डार्विनियन फिटनेस भी बोलते हैं। डार्विन ने बोला था ये वर्ड रिप्रोडक्टिव फिटनेस, कि अगर एवोल्यूशन हो रही है तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए भी आपको स्ट्रैटेजी चूज करनी पड़ेगी। देखो नेचर में आप क्या ऑब्जर्व करते हो, आप देखते हो ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। अच्छा ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस की स्ट्रैटेजीज, रिप्रोडक्टिव फिटनेस स्ट्रैटेजीज की तरफ कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ध्यान दे रहा है, किस वजह से, ड्यू टू क्या है उनके ऊपर, सिलेक्शन प्रेशर। किस चीज का सिलेक्शन प्रेशर? नेचर कहता है जब कोई भी चेंजेस होंगे, एनवायरनमेंट तो चेंज होता रहेगा, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। तो अगर आप चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने आप को चेंज नहीं किया तो यू विल बी एलिमिनेटेड। ये डार्विन ने अपनी थ्योरी के अंदर सब कुछ समझाया हुआ है। क्यों वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो फिट नहीं होगा वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द मस्ट, जो फिटेस्ट होगा फॉर दी सर्वाइवल, नेचर भी उसी को सिलेक्ट करता है। अब नेचर सिलेक्ट किया, नेचर ऊपर भगवान आता है क्या उठाने? बहुत से बच्चे पूछते मैडम ये क्या है, नेचर कैसे सिलेक्ट कर रहा है? भैया नेचर कैसे सिलेक्ट कर रहा है इसको वहीं से समझो, वही अपना एप्पल वाला सीन। 50 एप्पल हैं, खाने वाले 80 हैं। अब सपोज करो जिसको एप्पल मिल गया वो जी गया, जिसे नहीं मिला वो मर गया। दुनिया के सपोज करो वो लास्ट 50 एप्पल थे, जिन 50 को वो मिल गए वो सरवाइव करेंगे, जिन 30 को नहीं मिले वो मर जाएंगे। ये सोच के इस थ्योरी को सोचो और देखो। अब उनमें से मार काट पूरा धक्का मुक्की कंपटीशन होगा, तो जिन 50 ने वो एप्पल्स ग्रैब कर लिए वो कौन थे? वो थे फिटेस्ट, क्योंकि वो कंपटीशन में उतरे, उन्होंने कंपटीशन जीता क्योंकि वो फिट थे और एप्पल ग्रैब किया। बाकी जो वीक थे, जो अपने कॉम्पिटिटर से जीत नहीं पाए, जिनको एप्पल नहीं मिले, दोज 30 विल बी एलिमिनेटेड। उनको हम कहेंगे कि वो फिटेस्ट नहीं है, धीरे धीरे वो सिस्टम से क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। जब उन्हें फूड नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा, शेल्टर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, उनकी डेथ हो जाएगी और वो एलिमिनेट हो जाएंगे फ्रॉम दी सिस्टम। तो बेटा इस सिलेक्शन प्रेशर की वजह से, सिलेक्शन प्रेशर की वजह से क्या क्या दिक्कत आ रही है? एवोल्यूशन तो हो ही रहा है, अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस की स्ट्रैटेजीज को भी अडॉप्ट करना पड़ रहा है ऑर्गेनिज्म को। देखो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारी एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल दिया हुआ है। एक है सम ऑर्गेनिजम्स ओनली reproduce once in their lifetime। अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, और उनका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है हमारी एनसीईआरटी में। क्या एग्जाम्पल है? पैसिफिक सैल्मन फिश, और साथ में एग्जाम्पल है बैम्बू। बैम्बू का पता है ना, एक ही बार फ्लावरिंग होती है, इसमें बस एक ही बार रिप्रोड्यूस करता है बैम्बू। तो ये क्या है, ये एवोल्यूशन में की वजह से, सिलेक्शन प्रेशर की वजह से इन्होंने अपनी सबसे फिटेस्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट कर लिया। कि अपनी, ये नहीं है कि रिप्रोड्यूस करते रहे, जो बेकार, जो हमारी प्रोडक्शन होगी उसमें जो बेकार हैं रिजेक्ट कर देंगे, जो अच्छे हैं उनको रख लेंगे। भैया ये टाइम अब नेचर नहीं दे रही, वो सिलेक्ट कर लेगा कि आपकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस क्या है, कि सिर्फ फिट ऑर्गेनिज्म जो पैदा कर रहे हैं उन्हीं को बस नेचर सिलेक्ट करेगा। मतलब जो रिप्रोडक्टिवली फिट है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस का मतलब आप समझ रहे हो ना। तो वो सिलेक्शन प्रेशर क्या देखेगा, उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस स्ट्रैटेजीज,
कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, कौन सा जो कैसा टेढ़ा आ रहा है, कोई डिफेक्टेड पैदा हो रहा है, कुछ कैसा हो रहा है, उनमें से सिलेक्ट करने का टाइम अब नेचर के पास नहीं। वो कह रहा है हम तो वो ऑर्गेनिज्म को, उस एडल्ट को सिलेक्ट करेंगे जो रिप्रोडक्टिव, जिसके पास अपने लिए कुछ रिप्रोडक्टिव फिटनेस स्ट्रैटेजी, कुछ प्लान उसने बना रखा है कि अगर मुझे एवोल्यूशन में नेचर के साथ साथ चलना है, मुझे सिलेक्ट होना है, मुझे रहना है नेचर में, मुझे एलिमिनेट नहीं होना है, तो मुझे अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस की तरफ भी ध्यान देना है। उस फिटनेस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ने ये स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रखी हैं कि फालतू की एनर्जी इधर उधर वेस्ट नहीं करनी, बस अपने रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को बढ़ाओ, और इस तरह से बढ़ाओ कि ज़रूरी नहीं है बार बार रिप्रोड्यूस करो, एक बार रिप्रोड्यूस करो, तरीके से करो, बढ़िया से करो, हेल्दी इंडिविजुअल्स पैदा करो। तो सम ऑर्गेनिजम्स ओनली रिप्रोड्यूस वंस इन देयर लाइफ टाइम, लेकिन कुछ वो भी हैं अब जो मैनी टाइम्स कर रहे हैं, है ना। और सम organisms are reproducing मल्टीपल टाइम्स। तो जो मल्टीपल टाइम है, क्या उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है? नहीं नहीं, उन्होंने भी रिप्रोडक्टिव फिटनेस स्ट्रैटेजी अपनी है, उसी के अकॉर्डिंग सभी रिप्रोड्यूस हो रहे, तभी तो वो इस नेचर में बैठे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं तो नेचर से एलिमिनेट हो जाते। ये उनकी स्ट्रैटेजी है जो मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और वो कौन है? उनमें ज़्यादातर नेम आता है बेटा, कौन है मैक्सिमम? बर्ड्स एंड मैमल्स। और कुछ ने अपनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी को कैसे बनाया हुआ है कि हम छोटे 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 इंडिविजुअल्स पैदा करेंगे, स्मॉल इन साइज बट लार्ज इन नंबर, है ना। स्मॉल इन साइज बट लार्ज इन नंबर। जैसे बैक्टीरिया में होता है, जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब क्या करते हैं, एक बार रिप्रोड्यूस हुए, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, बनते चले गए कि क्या करेंगे, हमारा फिकंडिटी रेट तो होगा हाई। फिकंडिटी का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव रेट हाई रखेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पैदा करेंगे, लेकिन वो स्मॉल इन साइज होंगे। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, कुछ ने क्या रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की हुई है, लाइक बर्ड्स ने, मैमल्स ने, कि वो प्रोड्यूस करेंगे ऑर्गेनिज्म लार्ज इन साइज बट स्मॉल इन नंबर। अब ह्यूमन बीइंग में देख लो, एक ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे। ये तो नहीं है जी मिलियंस पैदा कर दिए जैसे बैक्टीरिया ने किया, वो मिलियंस है लेकिन वो स्मॉल साइज में छोटे हैं। जो साइज में बड़े हैं उनका नंबर उन्होंने क्या कर लिया अपनी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी से कि हमारे ऑर्गेनिज्म बड़े हैं तो हम स्मॉल नंबर में उनको प्रोड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगेन बर्ड्स आ गए एंड मैमल्स आ गए। तो ये सब कि कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ वंस इन अ लाइफ टाइम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ अगर मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पैदा हो रहे हैं उनसे, और कुछ अगर 1 या 2 बार रिप्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो लार्ज साइज वाले बना रहे हैं। तो ये सब किसके अंडर आ रहा है? ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस को बढ़ाने की स्ट्रैटेजी है ऑर्गेनिज्म की। किस लिए? टू मीट दी गोल ऑफ एवोल्यूशन, कि भैया एवोल्यूशन में कहीं हम डिस्कार्ड ना हो जाएं, हम एलिमिनेट ना हो जाएं, हम सिलेक्ट ही ना हो नेचर से। तो सिलेक्शन प्रेशर के अंडर उन्होंने ये अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस स्ट्रैटेजीज बनाई हुई हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्लांट, माइक्रोब्स, ये सब आपकी बुक के अंदर 1-1.5 लाइन और लिखी हुई कि इनको पढ़ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनकी हिस्ट्री जानिए, ये करिए वो करिए। चलो अब इन लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन से हमें क्या समझ में आया कि ऑर्गेनिज्म को हम 2 स्पीशीज़ के अंदर बांट सकते हैं। वो 2 स्पीशीज़ कौन सी हैं? एक तो है आर सिलेक्टेड स्पीशीज़, दूसरी है हमारे पास के सिलेक्टेड स्पीशीज़। अब आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ कौन सी हैं बेटा? जिनका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसको हम बोलते हैं हाई फिकंडिटी रेट, है ना। हाई रिप्रोडक्टिव रेट्स। रिप्रोडक्टिव रेट के लिए हम एक और टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं फिकंडिटी। ये पढ़ने को मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे क्या होता है बेटा, इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट होता है दैट इज़ क्वाइट लो। इनका जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो वैसे भी क्या रहता है, पॉपुलेशन साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पॉपुलेशन साइज रहता है इनका, और क्या होता है, लो
फिकंडिटी होती है इनकी। और पॉपुलेशन साइज को चेक में कौन रखता है? पॉपुलेशन चेक, पॉपुलेशन कांस्टेंट पॉपुलेशन साइज ड्यू टू, कौन इस पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल करके रखता है, क्यों रखना पड़ता है? ड्यू टू कैरिंग कैपेसिटी। क्योंकि भैया अर्थ के रिसोर्सेज की एक लिमिट है कि इतने ही ऑर्गेनिज्म को सप्लाई दी जा सकती है इन रिसोर्सेज की, उससे ज़्यादा हो गया हम कहाँ से लाएंगे? हर चीज़ की लिमिट है ना इन्वायरमेंट में, कि इतना ही स्पेस है, इतना ही फूड है, हर चीज़, इतने न्यूट्रिएंट्स है, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी एक ऑप्टिमम लेवल तक है, बस उतने ही ऑर्गेनिज्म को हमारा नेचर सपोर्ट कर सकता है। उससे ज़्यादा हुए तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते, तो उससे ज़्यादा नेचर होने भी नहीं देता। कैरिंग कैपेसिटी की वजह से पॉपुलेशन साइज़ को कंट्रोल में रखा जाता है। और फिकंडिटी रेट के सिलेक्टेड स्पीशीज़ का क्या रहता है? लो रहता है। अच्छा, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं? ये करते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस करते हैं मल्टीपल टाइम, रिप्रोड्यूस मल्टीपल टाइम्स। भैया इतनी बार रिप्रोड्यूस करेंगे तो इतने ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएंगे, हो तो जाएंगे ऑर्गेनिज्म, जो भी इनके प्रोडक्ट, जो भी इनकी प्रोजेनी आएगी, वो प्रोजेनी आएगी लार्ज इन नंबर बट स्मॉल इन साइज। प्रोजेनी क्या होगी? लार्ज इन नंबर बट स्मॉल इन साइज। यहाँ पे क्या होगा? ये रिप्रोड्यूस क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस लेस फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे जो प्रोजेनी होगी, क्योंकि एक या दो बार लाइफ टाइम में रिप्रोड्यूस करेंगे, तो प्रोजेनी कैसी होगी? स्मॉल इन नंबर बट लार्ज इन साइज। उसके बाद बेटा यहाँ पे जो जो जनरेशन रेट होगा, मतलब एक तरह हम जिसको बोलते हैं ना लाइफ साइकिल या जनरेशन रेट, वो क्या होगा? यहाँ पे लाइफ साइकिल छोटा होगा। अब जैसे बैक्टीरिया को ही देख लो, कितनी जल्दी आप बैक्टीरिया को ग्रो करवा सकते हो। फ्रूट फ्लाई आप देख लो, पी प्लांट है ना, जिनमें प्रोजेनीज बहुत ज़्यादा आ रही थी। पी प्लांट का हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े, पी पे क्यों किया था? कि लार्ज प्रोजेनी मिल रही थी उसको, एक एक प्लांट से कितने कितने मटर के दाने, वो प्रोजेनी ही तो है उस प्लांट की। लेकिन वो क्या थे? ऑल वर स्मॉल इन साइज। तो वो कौन सा, किसका एग्जाम्पल है? आर सिलेक्टेड स्पीशीज़ का। तो यहाँ पे प्रोजेनी लार्ज इन नंबर होगी, स्मॉल इन साइज होगी, साथ में उनका जो जनरेशन टाइम है दैट विल बी स्मॉल, या उनका लाइफ साइकिल जो है छोटा होगा, स्मॉल जनरेशन टाइम। और यहाँ पे जो जनरेशन टाइम होगा दैट विल बी क्वाइट लार्ज, लार्ज जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम का मतलब समझ रहे हो ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइफ साइकिल। तो क्या चीज़ें हैं, क्या आने चाहिए यहाँ पे? किसका एग्जाम्पल लेंगे? बैक्टीरिया हो गया बेटा, है ना, फ्रूट फ्लाइज हो गई, ये सब क्या है? मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस करते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करेंगे, है ना, और इनकी प्रोजेनी कैसी होगी? लार्ज इन नंबर होगी बट स्मॉल इन साइज होगी। यहाँ पे आप किसका एग्जाम्पल ले सकते हो? ह्यूमंस का हो गया सबसे एक्सीलेंट एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास हो गई बेटा आर सिलेक्टेड एंड के सिलेक्टेड स्पीशीज ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस स्ट्रेटजीज। उसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ गया पॉपुलेशन इंटरेक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। और पॉपुलेशन इंटरेक्शन होती क्या है पता है आपको? व्हाट आर पॉपुलेशन इंटरेक्शन? क्यों एक पॉपुलेशन को इंटरेक्ट करना पड़ता है? आप सोच के देखो, हमारी एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, क्या आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को या किसी भी स्पीशीज़ को आप इमेजिन कर सकते हो कि वो बस अकेली ही रह रही है एक हैबिटेट के अंदर? ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कोई भी स्पीशीज़ अकेली सरवाइव कर रही है इन अ हैबिटेट? इज़ दैट पॉसिबल? क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। अब सपोज करो एक फॉरेस्ट में सिर्फ टाइगर ही टाइगर रह रहे हैं, या लॉयन ही लॉयन रह रहे हैं, सिर्फ एक स्पीशीज़ है फॉरेस्ट में और कुछ नहीं है। इज़ दैट पॉसिबल? सोच सकते हो, नहीं है ना पॉसिबल। क्योंकि बेटा अगर एक स्पीशीज़ भी वहाँ पे रह रही है, सिंगल भी रह रही है, तब भी उसको एक का साथ चाहिए होता है भैया फीड करने के लिए।
कुछ हिरन वीरन, कुछ बकरियां वकरियां कुछ आसपास होएगी, चूहे वूहे कम से कम मार के लॉयन या टाइगर को, लॉयन है सपोज, खा तो लेगा उनको, फीड तो कर लेगा उनके ऊपर। तो कभी भी एक स्पीशीज़ एक हैबिटेट के अंदर कभी भी सिंगली सर्वाइव नहीं करती। उसको क्या चाहिए होता है, उसके साथ मल्टीपल स्पीशीज़ और रहें। हर एक हैबिटेट में देखा नहीं आप, अगर फॉरेस्ट को देख लो, आप एक पॉन्ड इकोसिस्टम को देख लो, है ना, आप एक ट्री को ही देख लो, उसके ऊपर ही आपको कितने सारे ऑर्गेनिज्म, ये फूड वेब, फूड चेन, ये सब पढ़ के आए हुए हैं ना आप लोग जूनियर क्लासेस में। तो सारी स्पीशीज़ क्या रहती हैं इकट्ठा, क्योंकि एक स्पीशीज़ दूसरे के साथ भी अपनी नीच में, अपने हैबिटेट में रहते हुए, है ना, वो क्या करती है, एक स्पीशीज़ दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्शन का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर वो इंटरडिपेंडेंट है। जैसे प्लांट्स का दिया हुआ एग्जांपल एनसीईआरटी में, कि क्या प्लांट्स अकेले रह सकते हैं, कि प्लांट्स तो भैया अपना खाना भी खुद बना सकते हैं। लो जी, खाना खुद बना सकते हैं, हमें तो ज़रूरत ही किसी की नहीं, सनलाइट चाहिए और हम बैठे हैं और हम चला देंगे सब कुछ, नहीं। प्लांट्स को भी ज़रूरत होती है किसकी, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो ऑर्गेनिक मैटर को रिसाइकल करें, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करें, उनसे फिर जितने भी न्यूट्रिएंट हैं निकलेंगे उनको दोबारा से सॉइल में मिलाए, जिससे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग चलती रहती है। भैया सॉइल में न्यूट्रिएंट होंगे तभी तो प्लांट सन एनर्जी को और वो सब पानी वानी न्यूट्रिएंट सब चाहिए ना उसको। अब वो न्यूट्रिएंट्स के लिए किसके ऊपर डिपेंड है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड है। तो प्लांट जैसी चीज़ जो खुद ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपना खाना तक खुद बना सकते हैं, उनकी भी डिपेंडेंसी है ऑन दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। इसी तरह बहुत सारे प्लांट्स को आप देख लो, बहुत सारे प्लांट्स को एनिमल की ज़रूरत होती है भैया, पॉलिनेशन के लिए ज़रूरत है, उनके सीड डिस्पर्सल के लिए ज़रूरत है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब एक पॉपुलेशन के अंदर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, तो वो बहुत सारी स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं वहाँ रहने के लिए, उनका इकट्ठे वहाँ रहने का पर्पज़ है। कोई भी स्पीशीज़ किसी भी हैबिटेट में सिंगली सर्वाइव कभी नहीं कर सकती। ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, गो थ्रू दैट। उसमें ये लिखा हुआ है कि ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीशीज दे इंटरेक्ट वाइल लिविंग इन अ हैबिटेट, उनको इंटरेक्ट करना ही पड़ता है। और ये जो जितने भी टाइप की इंटरेक्शन होती है, ज़रूरी नहीं होती सब बेनिफिशियल ही हो, है ना, क्योंकि इंटरेक्शन से आपको क्या लग रहा है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो फ़ायदे के लिए ही तो है। कि प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्यों डिपेंड है भैया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको न्यूट्रिएंट्स जो है ऑर्गेनिक मैटर से रिसाइकल करके सॉइल में दोबारा मिलाते हैं, जिनको प्लांट खींच लेता है ना। लोयन या टाइगर दूसरों के ऊपर क्यों डिपेंडेंट है भैया, वहाँ से उनको फूड मिल जाता है। सिर्फ इतनी बात नहीं, हमेशा बेनिफिशियल ही नहीं होती ये इंटरेक्शंस कई बार न्यूट्रल भी होती हैं और कई बार डेट्रीमेंटल भी होती हैं। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या है, नुकसानदायक भी हो सकती हैं। तो बेनिफिशियल भी हो सकती हैं इंटरेक्शंस, कैसी हो सकती हैं, बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, वो न्यूट्रल भी हो सकती हैं और वो डेट्रीमेंटल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ अपनी एनसीईआरटी की बुक का जब आप पढ़ेंगे तो जो मैंने लिखा है वही वहाँ पे होगा। तो बेनिफिशियल इंटरेक्शन को बेटा हम डिनोट करते हैं पॉजिटिव साइन से, न्यूट्रल को कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, इंटरेक्ट कर रहे हैं पर एक स्पीशीज़ को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो होता है न्यूट्रल। अभी समझाऊंगी इसको। डेट्रीमेंटल क्या होता है बेटा, जब नुकसानदायक इंटरेक्शन हो, कि इंटरेक्शन हो रही है पर उससे किसी ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है, उसको हम बोलते हैं डेट्रीमेंटल। तो ये क्या है, दीज आर टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस। मतलब टाइप्स नहीं, यू कैन से दैट रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस, एक तरह से रिजल्ट्स हैं इंटरेक्शंस के। टाइप मत लिखो, टाइप ऑफ इंटरेक्शंस तो भी कुछ और है। तो ये क्या है, सिंपली आप लिख लो कि इंटरेक्शंस कितने कैसी हो सकती है, उन इंटरेक्शंस का रिजल्ट क्या हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और डेट्रीमेंटल भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे आप आ जाओ जरा इस टेबल पे, ये एनसीईआरटी का अपना टेबल है, इसमें टाइप ऑफ इंटरेक्शंस हमें दिखाई। सबसे पहले आती है हमारे पास म्यूचुअलिज्म, जिसको बड़े पहले से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। म्यूचुअलिज्म का मतलब भी आप समझते हो, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे भी। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, एज वी ऑल नो, दोनों की दोनों स्पीशीज़ को क्या होता है, फ़ायदा होता है। ये देखो प्लस प्लस, दो स्पीशीज़ हैं, उन्होंने आपस में म्यूचुअलिस्टिक इंटरेक्शन किया। मतलब कैसा इंटरेक्शन उनके बीच में, म्यूचुअल। म्यूचुअल इंटरेक्शन में क्या होता है बेटा, दोनों को फ़ायदा होता है, बोथ दी स्पीशीज़ आर बेनिफिटेड। ठीक है, तो म्यूचुअलिज्म को हम कैसे लिखेंगे, ये एक तरह का प्लस प्लस इंटरेक्शन है। दूसरा आ गया बेटा कंपटीशन। अब कंपटीशन में क्या है, देखो कंपटीशन में क्या था, क्या कभी किसी को फ़ायदा हुआ है कंपटीशन में। अब आप लोग 21-22 लाख बच्चे जो हैं वो compete कर रहे हो कुछ 1000 सीट्स के लिए,
सब कंपटीशन को, कितना आपने अपने आप को कंपटीशन में झोंक रखा, नुकसान सबको हो रहा है ना। कितने आपके, अगर कंपटीशन लेस होता इतनी ज़्यादा पढ़ाई आपको नहीं करनी पड़ती, है ना, काफ़ी सारा टाइम आपके पास होता स्पेंड करने के लिए सब कुछ, है ना। चलो गलत एग्जांपल दे रही हूँ वैसे मैं, नहीं अच्छा भी है कहीं ना कहीं मैं आपको मतलब डिस्ट्रैक्शंस की तरफ नहीं ले जाना चाह रही इन चीज़ों को लेके। तो आप समझ ही गए होंगे कंपटीशन से कभी भी किसी स्पीशीज़ को फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि हम दोनों में से कब कौन एलिमिनेट हो जाए। आप कहीं पे कोई मैच खेलने जा रहे हैं, कोई टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, तो वहाँ भी अपने दोनों कॉम्पिटिटर क्या करते हैं, जी जान का जोर लगा के रखते हैं कि भाई मैं नहीं हार जाऊँ, मैं नहीं हार जाऊँ। तो दोनों की दोनों स्पीशीज़ को कंपटीशन में क्या होता है, नुकसान। इसीलिए हम इसको बोलते हैं माइनस माइनस इंटरेक्शन। क्या है ये, एक तरह का माइनस माइनस इंटरेक्शन। फिर आ गया बेटा प्रीडेशन। प्रीडेशन आप समझते हो, जो प्रीडेटर होगा उसे तो फ़ायदा होगा, फूड मिल गया शिकार करके, और जो प्रे होगा उसको नुकसान हो गया, भैया हम तो जान से चले गए आपकी जीभ के स्वाद के चक्कर में। तो प्रीडेशन क्या है, एक तरह का पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन है। फिर आ गया बेटा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या है, देखो एक को फ़ायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। ये भी कहाँ पे देखने को मिलता है, पैरासाइट कहाँ रहता है, होस्ट में। तो अब हमें मच्छर काट गया, है ना, तो मच्छर क्या है, पैरासाइट है, हम क्या हैं, होस्ट है, हमारा खून पी के चला गया। उसके बदले में हमें कोई बीमारी भी दे के जा सकता है। मलेरियल पैरासाइट हमारे अंदर छोड़ गया तो क्या करोगे आप, प्लाज्मोडियम को छोड़ गया तो हमें मलेरिया हो जाएगा। वैसे भी हमारा ब्लड सक कर रहा है, तो हम कौन है, वी आर दी होस्ट, हमारा नुकसान हो रहा है। तो पैरासिटिज्म में एक को नुकसान होता है पर दूसरे को तो फायदा हो गया, मच्छर हमारा खून पी के चला गया। किस लिए ज़रूरत है उसको उस ब्लड की, अपने एग की मैचुरेशन के लिए, उनकी लेइंग के लिए। हमारा जो ह्यूमन ब्लड का प्रोटीन होता है वो एल्ब्यूमिन, उसकी ज़रूरत होती है उसको। तो एक को फ़ायदा होगा और दूसरे को नुकसान होगा। कमेंसलिज्म के अंदर क्या होगा, एक को फ़ायदा हो रहा है पर दूसरे को उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, तुझे फ़ायदा हो रहा है होने तो, मुझे तो उससे कोई फ़र्क लेना देना ही नहीं उन चीज़ों से। तो इसको हम बोलते हैं कमेंसलिज्म। तो ज़ीरो का मतलब न्यूट्रल, ना उसको नुकसान हो रहा है उससे, ना उसको फ़ायदा हो रहा है उससे, तो क्या लेना देना। उसके बाद है बेटा अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को तो नुकसान हो रहा है, दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं, मतलब एक को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दूसरा क्या हो रहा है, उसको, उस स्पीशीज़ को नुकसान हो रहा है। तो इनके सबके हम इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे, ऐसे बात करके पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है ये। एनसीईआरटी के अंदर अच्छा खासा रायते की तरह फैला के इस टॉपिक को दिया हुआ है। तो बेटा वन बाय वन हर एक इंटरेक्शन को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले विल स्टार्ट विद दी म्यूचुअलिज्म, है ना। मुझे नहीं पता एनसीईआरटी में आई थिंक पहले प्रीडेशन से स्टार्ट किया है या पैरासिटिज्म से, है ना। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं म्यूचुअलिज्म से, क्योंकि इजी है, काफ़ी कुछ हम इसके बारे में पूरी बायोलॉजी में अब तक 11th-12th का मिला के पढ़ के आ चुके हैं। तो लेट स्टार्ट विद दी म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म में क्या होता है बेटा, ये क्या है, एक तरह का ऑब्लिगेट इंटरेक्शन होता है, एक तरह का क्या है ये, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है ना। और इसमें होता क्या है, बोथ दी स्पीशीज आर बेनिफिटेड। दो स्पीशीज क्या रह रही हैं, इकट्ठा रह रही हैं, और दोनों को उससे फायदा है। लेकिन ये इकट्ठा किस तरह से रह रहे हैं, देयर इज ऑब्लिगेशन इन द रिलेशनशिप, कि बस आज तू मेरी हो गई तो अब तू मेरी रहेगी, किसी और की हो गई तो खल्लास है ना। ऐसी बातें जैसे करनी नहीं चाहिए। तो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप क्या है, कि तेरा मेरे बिना नहीं चलेगा, मेरा तेरे बिना नहीं चलेगा, बस इसको हम बोलते हैं ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। कि अगर ये अब जैसे इसमें एग्जाम्पल लेके समझते हैं, हम इसको ऐसे नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की भी बेटा हम लोग कैटेगरी बना लेते हैं। तो पहली कैटेगरी बेटा जो हमारे पास एग्जाम्पल की आती है, वो कैटेगरी है अपने पास, दैट इज प्लांट फंगल म्यूचुअलिज्म। प्लांट की और फंगस के बीच में हमें बहुत जगह म्यूचुअलिज्म देखने को मिलता है। पहला एग्जाम्पल बताएं इस म्यूचुअलिज्म का। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म इज लाइकन। लाइकन्स के बारे में सुना है, क्या होता है, इट इज अ म्यूचुअल एसोसिएशन, इट इज अ म्यूचुअल एसोसिएशन बिटवीन, किस किस के बीच में, एल्गल पार्टनर होता है ना, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, है ना। तो ये क्या होती है हमारे पास, एल्गी, एक पार्टनर इसमें क्या होता है, फंजाई होती है।
तो दोनों की एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, लाइकन। अब आप लिखोगे मैडम आपने ना प्लांट लिखा है, बेटा एल्गीज क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है ना, तो प्लांट्स भी क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। तो ये क्या है, हमारे पास लोअर प्लांट्स ही हैं, फंजाई आर दी लोअर प्लांट्स, सॉरी एल्गी। तो एल्गी और फंजाई इकट्ठे रह रहे हैं, किसका एग्जाम्पल है, म्यूचुअलिज्म का। क्यों इकट्ठे रह रहे हैं, क्या फ़ायदा, इनको फ़ायदा हो रहा होगा तभी इकट्ठे रह रहे हैं। क्या फ़ायदा हो रहा है बताओ, एल्गी को रहने के लिए, एल्गी इज़ क्वाइट स्लिपरी, निकल जाती, कहीं पे भी पेड़ वेड़ पे होगी गिर जाएगी नीचे, स्लिप मार जाएगी। फंगस क्या कर रही है, फंगस के क्या होते हैं, हाइफे होते हैं, माइसीलिया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना उसका पूरा, थ्रेड लाइक इंटरवोवन स्ट्रक्चर, उसमें एल्गी के फिलामेंट को रहने की जगह देती है। भैया तू इधर मेरे अंदर रह ले, मेरा ये जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड है इसके अंदर अपने आप को फंसा, अपने फिलामेंट्स को, और यहाँ पे रहना शुरू कर दे। तो फंजाई क्या प्रोवाइड कर रही है, फंजाई इज प्रोवाइडिंग शेल्टर टू एल्गी, कि मेरे अंदर रह ले। बदले में फंजाई पागल तो है नहीं, ये रहने को जगह दे रही है, किराया भी तो लेगी। किराया क्या लेगी, एल्गी क्या है, ऑटोट्रॉफ्स। तो ये क्या करेंगे, रेडीमेड फूड प्रोवाइड करेंगे टू फंजाई। तो एक उसको रख रही है, दूसरा उसको खाना बना के दे रहा है। तो दोनों का क्या है, दोनों के दोनों क्या है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है। पढ़ चुके हैं ना इसको, वैसे इतनी डिटेल में घसीटने की इसको ज़रूरत थी नहीं। तो क्या ये एक ऑब्लिगेट रिलेशनशिप नहीं है, अगर एल्गी या फंजाई को अलग अलग कर दें, ये स्पीशीज़ जो इकट्ठी रह रही हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, जीना दुश्वार हो जाएगा। एल्गी को रहने को जगह नहीं, कहाँ रहेगी स्लिपरी वाली एल्गी, और जो फंजाई है वो कहाँ से अपना खाना खुद बनाएगी, फिर उसको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे आ जाता है माइकोराइजा का। माइकोराइजा क्या होते हैं, माइकोराइजा याद है ना, हायर ट्रीज की रूट कई बार फंगस के साथ एसोसिएशन बना लेती है। इट इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। ग्लोमस पढ़ाया था ना इसमें, तो किस किस के बीच में है, हायर प्लांट की रूट और फंजाई। क्या फ़ायदा हो रहा है, रूट ने क्यों रखा हुआ इस फंगस को अपने पास, फंजाई क्या करके देगी उस रूट को। फंजाई का नेचर क्या होता है, एब्जॉर्प्टिव होती है ना, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, तो ये फॉस्फोरस वगैरह इस तरह के जो मिनरल न्यूट्रिएंट हैं उनको एब्जॉर्ब कर करके प्लांट को देगी। तो क्या करेगी, एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट फ्रॉम सॉइल। सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगी, प्लांट को देगी। प्लांट इसको बदले में क्या दे रहा है, प्लांट की रूट क्या दे रही है इसको, भैया फंगस को बना बनाया खाना मिल रहा है, रेडीमेड फूड मिल रहा है। दूसरी चीज़ क्या मिल रही है, इसको शेल्टर मिल रहा है ना, शेल्टर दे रही है, रूट रहने को जगह दे रही है, शेल्टर टू फंजाई। लो जी, दोनों के एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है, तो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में ये रह रहे हैं। ऐसे ही बेटा कुछ एग्जाम्पल्स ना हमें देखने को मिलते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में। एनिमल एंड प्लांट म्यूचुअलिज्म, बड़े सारे एग्जाम्पल पढ़ के आए हो है ना। कौन सा चैप्टर याद करो अब अपना, पहले वाला चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वहाँ पे हमने पढ़ा था ना ओफ्रिस, और एक हमने क्या पढ़ी थी, कोल्पा बी, पढ़े थे ना ये। तो वो ओफ्रिस और वो जो बी थी उसके बीच में क्या थी, देयर वॉज को एवोल्यूशन, क्या किया था उस। और एक और हमारे पास एग्जाम्पल था फिग का और वेस्प का, ब्लास्टोफेगा वेस्प, पहले उसी को पढ़ लेते हैं। लो जी, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल किसका आ जाएगा, फिग वेस्प म्यूचुअलिज्म। क्या म्यूचुअलिज्म में है, फिग जो है, फिग 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 पता है ना, फिग का जो इनफ्लोरेसेंस होता है, फिग का कभी फ्रूट देखा है, आजकल तो वो धागे में पिरो के वो स्लाइसिस ऐसे सुखा के आपको दे रहे थे ना, फिग एक्चुअल में देखना, या बैनियन के ट्री या पीपल के ट्री से जो वो गोल गोल कलर का फ्रूट गिरता है ना, उसको देखना जरा, तोड़ के फाड़ के चीर के उसकी डायसेक्शन करके, उसकी कैसी इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी आपको, एक स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस जिसको हम बोलते हैं हाइपेंथोडियम। ये तीन बड़ी स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस होती हैं ना, हाइपेंथोडियम, वर्टिसिलास्टर एंड साइथियम। तो ये हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होती है। तो इसको बड़ी प्रॉब्लम है फिग को, वो कहते हैं यार भगवान ने ऐसा हमारा फ्रूट बना दिया, मतलब इस तरह का वो जो उसका फ्रूट होता है उसके अंदर उसके क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर,
कैसी होती है हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस? देखो बेटा ऐसा होता है, ये फ्रूट गोल गोल होता है, मटके की तरह होता है, इस तरह से। ये क्या होता है? इसका माउथ। इस माउथ को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज दी ओस्टियोल। और इस माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा इसके फ्लावर्स। अब यहाँ पे नेक के पास, ये वाला पोर्शन माउथ के पास क्या आ गया? नेक। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा मेल फ्लावर्स। यहाँ पे नेक के पास सारे के सारे क्या प्रेजेंट हैं? दीज आर मेल फ्लावर्स। थोड़े बड़े बना लेते हैं इनको। यहाँ पे सारे के सारे प्रेजेंट है। ये जो येलो वाले हैं ये क्या है? सारे के सारे मेल फ्लावर्स। ये डिटेल में ज़बरदस्ती में करा रही हूँ वैसे आप लोगों को, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है चैप्टर के अंदर। चलो एक बार थोड़ा सा सिर्फ रिकैपिचुलेशन के लिए आपको दोबारा पढ़ाया जा रहा है। दूसरे यहाँ पे फीमेल फ्लावर होते हैं बेटा बेस पे, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फीमेल फ्लावर। लेकिन फीमेल फ्लावर ना इसमें दो तरीके के होते हैं। कौन से दो तरीके के? याद करो। एक होते हैं फर्टाइल, ये वाले हैं फर्टाइल फीमेल फ्लावर्स, और दूसरे हमारे पास एक और टाइप के होते हैं जो होते हैं ऐसे वाले, जिनकी मुंडी या जिनका जो स्टाइल है वो ऐसे घूमा हुआ होता है। इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर इनफर्टाइल या स्टेराइल। ये ब्लू वाले क्या हैं? दीज आर स्टेराइल फीमेल फ्लावर्स। और इनका एक और नेम होता है, इनको हम और क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं गॉल फ्लावर्स। तो ये जो वेस्प होती है, इस वेस्प का नेम भी बता दिया जाए आपको। चलो, वेस्प का नेम होता है बेटा ब्लास्टोफेगा। फिग हो गई। और जो वेस्प होती है, वेस्प का नेम है ब्लास्टोफेगा। ये वेस्प आती है और इसके अंदर है ना, ये आप येलो वेस्प है ना, ब्लास्टोफेगा। चलो, तो ये वेस्प ही सिर्फ इसको पॉलिनेट कर सकते हैं। फिग की इतनी स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस है कि इसको और कोई पॉलिनेटर पॉलिनेट कर ही नहीं सकता इसके फ्लावर को। तो इसका और इस वेस्प का बड़ा ही म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है। कैसे? इस वेस्प को भी बड़ी दिक्कत है भैया, ये अपने एग कहाँ ले करे? जहाँ पे भी एग ले करेंगे कोई और बर्ड या कोई और इंसेक्ट उनके ऊपर फीड कर जाएगा। तो ये ब्लास्टोफेगा क्या करती है? ये इंसेक्ट घुसता है इस इन्फ्लोरेसेंस के अंदर, इस माउथ के थ्रू अंदर गया, और इसको पता होता है कि ये जो ब्लू वाले जो मैंने बनाए हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर दी गॉल फ्लावर्स। अरे ये क्या है? सारे के सारे ये हैं हमारे पास गॉल फ्लावर। लो, इनको मैं इसी से कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये गॉल फ्लावर्स हैं कि ये फर्टाइल तो है ही नहीं, तो वो क्या करती हैं? गोल फ्लावर्स कैसा है? ये देखो ऐसा है, इस तरह से इसका स्टाइल घूमा हुआ है। तो ये वाला स्पेस इस वेस्प को मिल जाता है कि यहाँ पे मैं मज़े से अपने जो है एग ले करके जा सकती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वो वेस्प यहाँ घुसती है इस गोल फ्लावर में एग ले करने के लिए। तो जब वो अंदर एंटर हुई तो मेल फ्लावर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? नेक पे। तो वहाँ से पोलन उसकी बॉडी पे लग जाते हैं और वो नीचे आई, अपने एग ले करके चली गई। फिर जब वो बाहर जा रही है दोबारा पोलन उसके ऊपर लग गए। फिर जब वो किसी और के अंदर एंटर करेगी तो वही पोलन कहाँ पे? नीचे क्या पड़े हैं? फीमेल फ्लावर, उनके ऊपर शेड नहीं होंगे और उसकी बॉडी से भी लग जाएंगे। तो जितने भी फीमेल फ्लावर हैं वो पोलिनेट हो जाएंगे। और साथ में क्या हो रहा है? देखो, प्लांट को क्या फ़ायदा हो रहा है? एक पॉलिनेटर मिल गया। पॉलिनेशन अदरवाइज इसमें और किसी तरीके से हो ही नहीं सकती थी, तो उसको प्लांट को पॉलिनेटर मिल गया। और पॉलिनेटर को क्या फ़ायदा हो रहा है? इंसेक्ट को, उसको एग ले करने के लिए जगह मिल गई और साथ में फूड। ये जो गोल फ्लावर होते हैं ना, इन गोल फ्लावर पे जब इसके एग से लार्वा निकलेगा, एग हैच होंगे, लार्वा निकलेगा, वो लार्वा इनके ऊपर फीड भी कर सकता है। तो है क्या नहीं ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप? दोनों का एक दूसरे के बिना चल ही नहीं सकता, क्योंकि फिग को और कोई पॉलिनेटर पॉलिनेट कर ही नहीं सकता। और ब्लास्टोफेगा, ये जो वेस्प है, ये अपने एग और कहीं लेकर नहीं सकती। तो दोनों को एक दूसरे से क्या है? बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसलिए दोनों के दोनों किस में रहते हैं? म्यूचुअल रिलेशनशिप में। ऐसा ही बेटा एनिमल प्लांट म्यूचुअलिज्म का एक और एग्जाम्पल हमारे पास आता है, और वो एग्जाम्पल दूसरा किसका है? ऑफरिस। ऑफरिस क्या है? इट इज़ एन ऑर्किड। और इसकी किसके साथ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है? एक बी के साथ। बी, ऑफरिस बी म्यूचुअलिज्म। किस तरह का म्यूचुअलिज्म है बेटा? ये जो बी है ना, इसका नेम होता है कॉल्पा।
कोल्पा बी इसको हम बोलते हैं। और ये क्या करती है, ये जो ओफरिस है ना ऑर्किड, ये बड़ा चालाक है। ये क्या करेगा देखना, ये अपने आप को इसने क्या किया है, बी जब भी ये एक बी आएगी तो इस बी को ना पॉलिनेटर ऊपर से मतलब भिन भिन आ रही है ये, और इसको क्या चाहिए होता है, अपने पॉलिनेटर को ढूंढ रही होती है नीचे फ्लावर्स में कि कहीं मुझे फीमेल दिख जाए। और ये ऑर्किड क्या करता है, ये ऑर्किड क्या करता है, इसने अपने आप को क्या कर लिया, इसका एक पेटल को इसने बिल्कुल चेंज कर लिया इस बी की तरह। जो ऑर्किड का एक पेटल है, पेटल रिजेंबल्स दी फीमेल बी। तो जब ये मेल भी ऊपर मंडरा रहा होता है फ्लावर के ओफरीज के आसपास, उसको दिख रहा था अरे नीचे तो फीमेल बैठी है, तो वो मेल इस बी के पास आता है फॉर, है ना, मेल अट्रैक्टेड फॉर कॉपुलेशन। वो आता है इस पेटल के ऊपर बैठ जाता है ये समझ के कि ये बी है, और कॉपुलेट करने की तैयारी करता है, कॉपुलेट करना शुरू करता है। जब कॉपुलेट करता है उसको पता चलता है अरे भैया ये तो बी है ही नहीं। तो उस चक्कर में क्या होता है, वो जो ओफरिस के फ्लावर के पोलन है वो उस मेल बी की बॉडी पे लग जाते हैं। फिर मेल है सुधरेगा थोड़ी, है ना, फिर वो दोबारा उड़ जाएगा कि भैया तो मेरे साथ धोखा हो गया। फिर वो फिर दोबारा जाएगा, फिर मंडरा रहा है फूलों के ऊपर, फिर ओफरिस के किसी पेटल को समझेगा दोबारा से, क्योंकि ओफरिस ने तो अपने आप को क्या कर रखा है, चेंज कर रखा है ना, अपने पेटल को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया होगा, फीमेल बी की तरह दिख रहा है उसका एक पेटल जो 5th पेटल होता है। तो वो फिर देखेगा अरे वो रही फीमेल, वो फिर बैठेगा उसके ऊपर कॉपुलेट करने के लिए। तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर क्या पहुंचा देगा, वो पोलन्स, किस लिए, कॉपुलेशन के चक्कर में। लेकिन क्या वो कॉपुलेशन होती है, नहीं, कॉपुलेशन की बजाय वो क्या होती है, एक तरह की स्यूडो कॉपुलेशन, क्योंकि वो एक्चुअल की फीमेल थोड़ी होती है भाई। वो कॉपुलेशन के चक्कर में बैठ गया था, लेकिन इस स्यूडो कॉपुलेशन की वजह से उसे क्या मिला, उसे मिला सेक्सुअल डिसीट, धोखा धोखा धोखा। किसने दिया, ओफरिस ने। ओफरिस ने अपनी पॉलिनेशन के चक्कर में कि भैया मैं कैसे पॉलिनेशन करवाऊँ, मेरे पोलन में दूसरे फ्लावर तक कैसे पहुँचाऊँ, कोई तरीका ही नहीं है। तो उसने क्या की, चालाकी की, अपने एक पेटल को बदल लिया फीमेल की शक्लो सूरत में, बिल्कुल शेप साइज पैटर्न सब कुछ बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। तो जब मेल भी आएगी तो उस पैटर्न को देखेगी, उसको लगेगा कि ये तो मेरी फीमेल है। कॉपुलेट करने के चक्कर में वो मेरे पोलन्स को अपनी बॉडी से लगाएगा। फिर जब दूसरे फ्लावर के पास जाएगा, फिर वो फ्लावर उसको बी जैसा दिखाई देगा, फिर वहाँ पे बैठेगा कॉपुलेशन के चक्कर में। तो मेरे पोलन एक से दूसरे फ्लावर, दूसरे से तीसरे फ्लावर वो अपने आप पहुँचा देगा, तो पॉलिनेशन हो गई। लेकिन बदले में इसको क्या मिला इसको तो सेक्सुअल डिसीट मिला, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे लेकिन दोनों में क्या हो रही है, अभी ओफरिस बी म्यूचुअलिज्म हम इसको बोलते हैं कि ये इसका एक तरीका है। वैसे ये यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, लेकिन इसने अपनी इन्फ्लोरेसेंस के अपनी पॉलिनेशन के चक्कर में ये अपनाया हुआ। और इनको हम और क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एग्जाम्पल ऑफ द को एवोल्यूशन। कभी भी अगर पूछे ना को एवोल्यूशन के एग्जाम्पल दो, तो को एवोल्यूशन के भी एग्जाम्पल हैं दोनों के दोनों, ये भी फिग वाला भी और ये भी। क्योंकि सपोज करो कल को बी ने अपने पैटर्न्स, अपना शेप साइज कुछ एवोल्यूशन के टाइम पे चेंज कर लिया, कुछ चेंजेस आते हैं, तो वही चेंजेस ओफरिस को भी अपने अंदर लाने पड़ेंगे। अदरवाइज मेल भी एक्चुअल बी और उसको पहचान लेगा, क्योंकि एक्चुअल बी सपोज करो अगर इवॉल्व हो गई, उसकी बॉडी में चेंजेस आए, उसका बेंडिंग जो भी पैटर्न है ना उसकी बॉडी पे अगर उनमें चेंजेस आए, तो वो जो ओफरिस उसको कॉपी कर रहा है, ओफरिस को कॉपी करने के लिए उसको डिटो कॉपी करना पड़ेगा। अगर बी का मॉर्फोलॉजी चेंज हुई है, किसी भी तरह की उसकी मार्किंग्स बेंडिंग्स किसी भी तरह की चेंज हुई है, तो वही ओफरिस को भी चेंजेस अपने अंदर लाने पड़ेंगे। मतलब बी में अगर एवोल्यूशन हो रही है तो ओफरिस को भी एवोल्यूशन शो करनी पड़ेगी अपने पेटल में, नहीं तो मेल पहचान जाएगा कि ये बी नहीं है, अब तो मेरी बी ऐसी दिखती है फीमेल बी। तो ओफरिस अगर वैसा नहीं बना, साथ साथ में उसके साथ इसने भी एवोल्यूशन नहीं दिखाई, तो क्या होगा, उसको पॉलिनेटर नहीं मिलेगा। पॉलिनेटर नहीं मिला तो धीरे 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 ये स्पीशीज़ क्या हो जाएगी, विल गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस सिस्टम। तो इट इज़ एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ को एवोल्यूशन। ठीक है बेटा, ये तो हमने बात करी है अभी म्यूचुअलिज्म की। तो म्यूचुअलिज्म हमारा एक टाइप का इंटरेक्शन था। उसके बाद बेटा हमारे पास देयर इज लिस्ट ऑफ इंटरेक्शंस, हमें कंपटीशन की भी बात करनी है, प्रीडेशन, कमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म, बट ऑल दोज वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे।